हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, मैं सबसे पहले यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी पे मैं बसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, आप लोग भी ठीक होंगे और आपका परिवारजन भी ठीक होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैं आशा करता हूँ। साथियों, हम आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और झारखंड के इतिहास में हम लोग कुछ क्लासेस देख चुके थे और उसी संदर्भ में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो साथियों, हम लोग जो पिछला वीडियो में देखे थे वो देखे थे कि एक बंगाल का शासक था जिनका नाम क्या था, शशांक। क्या था साथियों? शशांक। और इन्होंने क्या किया था, ये कहाँ के शासक थे? तो ये बंगाल के शासक थे। इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए संपूर्ण प्रयास किया था। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए इन्होंने संपूर्ण प्रयास किया था और इन्होंने इनका संपूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी इनका क्या हुआ था कि इस क्षेत्र से संपूर्ण बौद्ध धर्म तो खत्म हो गई थी, पतन हो गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म की एक जो शाखा थी, वज्रयान शाखा। कौन से शाखा? वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा बची रही साथियों। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे और हम लोग यहाँ के बाद आज जो देखने वाले हैं इसके थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं। इस क्षेत्र में क्या था कि पलामू, हजारीबाग, ये जो मानभूम, ये सारे क्षेत्र में क्या थी कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के साथ साथ यहाँ पे जैन धर्म का भी प्रभाव बहुत ज्यादा था। क्या था? जैन धर्म का प्रभाव। इस क्षेत्र में जैन धर्म का भी प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो बहुत ज्यादा प्रभाव होने का कारण यह है कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर के पलामू, ये मानभूम वाला क्षेत्र में, जो फिलहाल के लिए गिरिडीह वाला क्षेत्र में पड़ता था, इनका पहले का नाम जो मानभूम था, ये क्षेत्र में क्या होता था कि यहाँ पे जो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उनका यहाँ पे एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी पे क्या हुआ था कि महाप्रयाण हुआ था। किनका? जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर का महाप्रयाण हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था साथियों? इसका अगर हम लोग बात करें तो ये मानभूम में हुआ था। मानभूम में हुआ था और मानभूम में वहां पे हुआ था, एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी पर हुआ था। और क्या था कि जो मानभूम था उस समय का, ये एक जैन धर्म का सभ्यता और वहां के सांस्कृतिक का एक केंद्र बन गया था। जो मानभूम जैन धर्म का सभ्यता तथा संस्कृति का केंद्र बन गया था। हमने क्या कहा साथी कि जो मानभूम था वो मानभूम जैन धर्म का वो सभ्यता और केंद्र बन गया था। वहां के जो 23वें जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ का जो महाप्रयाण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो गिरिडीह के एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पहाड़ी पे होने के कारण उस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी के नाम से जाने लगा। उसके बाद ये सारी पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स।
उसके बाद उस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ के नाम से जाने जाना लगा। क्या हुआ कि जो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका मृत्यु के पश्चात महापर्यान का मतलब होता है साथियों, इसका अगर हम लोग तात्पर्य संदर्भ समझना चाहे तो महापर्यान का जो अर्थ होता है वो होता है मृत्यु। तो जब से पलामू गिरिडीह का एक पहाड़ पे क्या हुआ कि जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि जिस पहाड़ी पे उनका मृत्यु हुआ था वो पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया, पार्श्वनाथ पड़ गया। और पार्श्वनाथ जब वहां पे एक तीर्थंकर का मृत्यु हो गया तो वो वाला क्षेत्र क्या हुआ, जैन धर्म के नाम से विख्यात हो गया। और जैन धर्म के नाम से विख्यात होने का बाद में क्या हुआ कि वो बहुत धर्म वहां के प्रमुख धर्म स्थल बन गया। और जो वह पहाड़ी है वह पहाड़ी पारसनाथ के नाम से जाना जाने लगा। और पारसनाथ जैसे क्या है, पारसनाथ एक शब्द ऐसा शब्द है जो हर कोई से नहीं कहा जाने लगा। जैसे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ये मतलब सबसे नहीं कहा जाने लगा पार्श्वनाथ। तो क्या हुआ कि ये पार्श्वनाथ कहते कहते क्या हुआ कि इसे धीरे धीरे लोग पारसनाथ के रूप में बदल गया, बोलचाल की भाषा में पारसनाथ कहने लगे। और पारसनाथ कहते कहते इनका ही नाम, उस पहाड़ी का नाम अंततः क्या पड़ गया, अंततः उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ हो गया। यह जो पहाड़ी है साथियों, यह पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिला में पाया जाता है। यह पहाड़ी झारखंड के में स्थित है। मैंने क्या कहा कि यह जो पहाड़ी है वो झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। इसे समेत शिखर के भी नाम से जाना जाता है। क्या साथियों कि इस पहाड़ी को समेत शिखर के भी नाम से जाना जाता है। ये आप लोग लिख सकते हैं साथियों, नोट कर सकते हैं। मैंने आप लोग से हमेशा कह रहा है कि जो ये नोट्स होता है, नोट्स को आप लोग बनाते जाइएगा। जो नोट्स होता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे। उसके अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, अगर मैं इसे मिटाऊं साथियों तो आप लोग को शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। उसके अगर हम लोग आगे देखें, ये समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये हम लोग देखे साथियों, यह पहाड़ी झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है, ऊंचा स्थान है। ये जो पहाड़ी है जिसपे जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का
महाप्रयाण हुआ था। ये जो स्थान है ये झारखंड के गिरिडीह जिला में पड़ता है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये क्या है कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। उसके अगर हम लोग बाद में बात करें तो ये क्या हुआ है साथियों कि इसका जो ऊंचाई है, इसका मतलब समझे, यहाँ पे हम इस कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि ये पारसनाथ पहाड़ी का बात हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, या इस पहाड़ी का ऊंचाई समुद्र तल से, कहां से, समुद्र तल से 1365 मीटर है। आप लोग एक देख रहे होंगे साथियों कि यह जो पहाड़ी है पारसनाथ पहाड़ी, इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लेकर इसका जो शिखर है वहां तक की ऊंचाई का अगर हम लोग बात करें तो 1365 मीटर है। अगर इसको हम लोग किलोमीटर में देखना चाहें तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 300 यानी कि 36 के लगभग 1.36 किलोमीटर हो जाएगा इसका जो ऊंचाई होगा। ऐसे ही अगर हम लोग मीटर में देखें तो इसका जो है ऊंचाई वो 1365 मीटर है। उसके अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो यहाँ तक जो हम लोग देखे साथियों वो क्या देखें कि पारसनाथ पहाड़ी और जैन धर्म का थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में विश्लेषण किए, इसके बारे में चर्चा किए, इसका इतिहास के बारे में जाने, ये पारसनाथ पहाड़ी के बारे में। अगर हम लोग इसके बाद देखेंगे तो फिर हम लोग कहाँ आएंगे, छोटा ना यू रिटर्न लेंगे यहाँ के जनजातियों के बारे में। उसके बाद क्या है कि इस क्षेत्र में जो है गुप्त वंश वही वंश साथियों जो सम्राट शशांक के पहले यहाँ पे शासन कर रहे थे। गुप्त वंश और इसके बाद वाला शशांक सम्राट के बाद इस क्षेत्र में पड़ोसी शासकों पर दृष्टि मतलब कुछ पड़ी। इस क्षेत्र पर गुप्त वंश में भी बात करें साथियों तो गुप्त वंश में जो सबसे गुप्त वंश के यहाँ पे शासन किया था, वो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो कौन था, समुद्रगुप्त था, वो भी गुप्त वंश में। और गुप्त वंश और किसके, शशांक के बाद भी इस क्षेत्र पर छिटपुट आक्रमण होता रहा। क्या है कि यहाँ पे शशांक तो शासन किया ही, गुप्त वंश तो शासन किया ही, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें अनेक शासक भी है जो पड़ोसी शासक है। वो इस क्षेत्र पे क्या हुआ कि आक्रमण किए, इस पे दृष्टि डाले। और उस अगर हम लोग क्षेत्र का उस शासकों का बात करें, उन राजाओं को जो इसमें दृष्टि डाले जो यहाँ पे आक्रमण किए, तो उसमें जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे गुर्जर, जिनमें से गुर्जर और प्रतिहार। उसके अगर हम लोग आगे बात करें तो राष्ट्रकूट, उसके अगर हम लोग बात करें और पाल वंश प्रमुख थे। ये सारे जो शासकीय हैं यहाँ पे, ये सारे जो है गुर्जर हैं, प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं, पाल वंश है, ये शासकीय भी क्या है कि इन क्षेत्रों में आक्रमण किया।
तो जो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे साथियों, तो झारखंड में बाहरी शासक का अगर हम लोग खतरा तब बढ़ा, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ये ज्यादातर समय तो सुरक्षित ही रहा। लेकिन क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो है, यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा जाने का जो मार्ग है, कहाँ पे, बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा जाने का जो क्षेत्र है वो झारखंड से होकर ही गुजर रहा था, झारखंड से ही गुजर रहा था। तो जब ये बंगाल से उड़ीसा जाने का, तो बंगाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी, या तो यहाँ बंगाल जो है वो बहुत पहले ही यहाँ पे लोग आ चुके बाहरी शासक। तो क्या हुआ कि बंगाल से जब उड़ीसा लोग जाने लगे, शासकों का आवागमन होने लगा वहां पे, तो क्या हुआ कि जो इनका दृष्टि है वो झारखंड वाला क्षेत्र पे पड़ा। जो झारखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जंगल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जंगल खनिज संपदा से भी परिपूर्ण था। तो ये सारे क्षेत्र है जो छोटा नागपुर वाला, इस पे क्या हुआ कि बाहरी शासकों का भी दृष्टि पड़ा और उसके मन में उत्तेजना जगने लगी कि क्यों ना हम भी इस क्षेत्र को अपना राज्य सीमा में मिला ले, अपना सीमा क्षेत्र को आगे बढ़ा ले। तो उसके बाद जब बंगाल और ये उड़ीसा के मार्ग इसी क्षेत्र से होकर आने जाने लगा, तो इस क्षेत्र में जो है वो बाहरी राजाओं का जो है यहाँ पे दृष्टि पड़ी और यहाँ का जो आकर यहाँ पे खतरा है वो मंडराने लगा। साथी अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो क्या हुआ कि इसी समय में क्या हुआ कि यहाँ पे वो इसी समय में यहाँ के जो यहाँ के लोग पहले क्या थे कि वो नहीं जान रहे थे कि शासन क्या होता है। वो जनजातीय आदिवासी लोग थे, उन्हें संपूर्ण तरह से आइडिया नहीं था कि शासन क्या होता है, लोग शासक कैसे बनते हैं, शासन किस तरह से करते हैं, राजा क्या होती है, प्रजा क्या होती है, ये सारी चीजें के बारे में उन्हें पता नहीं था। तो क्या हुआ कि बाहरी शासकों जब इन पे आक्रमण करने लगे तो ये सारी चीजें उनको अनुभव होने लगा कि ये शासन होते हैं, लोग कुछ शासन भी करते हैं और इनके बारे में लोग जानने लगे। तो क्या हुआ कि बहुसंख्यक वाली जो जनजातियां थी, यहाँ की स्थानीय जनजातियां, तो बहुसंख्यक वाले जो इस क्षेत्र में शासन कर रहे थे, वो बहुसंख्यक जो थे, जिनका संख्या ज्यादा थी, जो संख्या की जिन जनजातियों की संख्या में बहुलता थी, वो संख्या जनजातियों में क्या हुआ कि शासन करने की जो है वो जन्म प्रवृत्ति लेने लगी, यानी कि शासन करने की प्रवृत्ति जन्म लेने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो तत्कालिक समय पे है, तत्कालिक समय में पलामू में जो है रक्सैल वंश शासन कर रहे थे। अगर पलामू की हम लोग बात करें, पलामू में तत्कालिक समय में रक्सैल वंश शासन कर रहा था। और जो पलामू में रक्सैल वंश शासन कर रहा था, ये भी बहुत लंबे समय तक शासन किए रक्सैल वंश। अगर हम लोग रक्सैल वंश के बारे में थोड़ा बात कर लें तो रक्सैल वंश बाहरी शासक थे। रक्सैल वंश जो थे वो बाहरी जनजातीय थे। बाहरी जनजाति थी जिन्होंने कहां से आए थे। अगर रक्सैल वंश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें तो जो ये था, ये कहां से आया था, तो ये जो जनजाति थी वो राजपूताना से आई थी। कहां से? राजपूताना से पलामू में पलायन हुआ। हमने क्या कहा साथे कि जो पलामू वाला क्षेत्र में है, उस समय तत्कालिक समय में पलामू वाला क्षेत्र में रक्सैल वंश शासन कर रहे थे।
उन पे रक्सैल वंश का आधिपत्य था। और जो रक्सैल वंश है वो यहाँ के बाहरी शासक थे, यहाँ पे बाहरी जनजाति आए हुए थे, वो वहाँ के स्थानीय जनजाति या तो प्राचीन जनजाति नहीं था। ये जो जनजाति है ये कहाँ से चलकर आए थे, तो ये राजपूताना से चलकर आए थे। राजपूताना एक जगह है साथियों, आप लोग ये राजपूताना वो जाति वाला राजपूताना नहीं समझ लीजिएगा। तो ये राजपूताना से चलकर आए थे और यहाँ पे पलामू में अपना वर्चस्व जमा लिया और यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया और यहाँ पे शासन करने लगे। और इनका अगर हम लोग शासन देखें तो ये जो अपना शासन क्षेत्र का विस्तार है वो पलामू से लेकर सरगुजा तक अपना विस्तार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ के स्थानीय जनजाति है चेरो, जो पलामू के स्थानीय जनजाति है चेरो, उसके बाद पलामू के स्थानीय जनजाति अगर हम लोग स्थानीय जनजाति के बारे में बात करें तो चेरो के मन में लगा कि हम लोग तो यहाँ के स्थानीय जनजाति हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बाहरी लोग आके यहाँ पे शासन कर रहा है और इनके मन में धीरे धीरे उनके प्रति विरोध उत्पन्न होने लगा। तो इनके मन में धीरे धीरे विरोध उत्पन्न होने लगा तो ये क्या हुआ कि जो रक्सैल के प्रति है वो ये विद्रोह उत्पन्न कर दिया। जो चेरो के लोग हैं वहां के स्थानीय जनजाति चेरो जनजाति जो है वो रक्सैल के प्रति विद्रोह उत्पन्न कर दिया। और वो विद्रोह धीरे धीरे क्या हुआ कि वो विद्रोह भयंकर रूप ले लिया। और वह जो विद्रोह है धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो है रक्सैल वंश का प्रभाव समाप्त कर दिया। यहाँ पे फिर जब रक्सैल वंश के प्रति उनका जो विद्रोह है वो विद्रोह उत्पन्न कर दिया चेरो वंश अपने शासन के विरोध में, तो क्या हुआ कि जो इनका जो है प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया और पलामू पे जो शासन है वो शासन किनका आ गया, तो शासन जो आ गया फिर चेरो वंश का आ गया। फिर हम लोग आज देखेंगे यहीं तक साथियों, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई मन से कीजिए।